वेलकम जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिटी 41 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से एक मरतबा फिर ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। ख़ास तौर पर आपने इस ईद पर अपने से जो फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं उनको नहीं भूलना है। जब आपने फितराना निकालना है, जब आपने ज़कात करनी है, जब आपने चैरिटी करनी है, तो ख़ास तौर पर उन लोगों को याद रखना है कि जो अपनी ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए किसी ना किसी वजह की वजह से, जो जिस तरह से आप कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ किंग्स। हम लोग जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप यकीन करें पीपल आर विशिंग टू लिव द लाइफ दैट यू आर लिविंग। और इसमें ख़ास तौर पर आपने फितराना जब करना है, आपने ज़कात जब करनी है, तो सिर्फ आपने कैलकुलेट करके अपने फ़र्द और उसके बाद फितराना जितना बनता है वो किसी एक बंदे को दे दिया और उसकी जिम्मेदारी दे दी कि किसी जिसको मर्जी जाके दे दो। ऐसा नहीं करना है। आपने बजाते खुद इसमें हिस्सा लेना है। आपने जब ज़कात करनी है, जब आपने फितराना देना है, तो आपने खुद इसमें हिस्सा लेना है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप ये करेंगे तो आपको जो एक सुकून कल्ब मिलेगा उसका कोई नेमल बदल नहीं है। जब आप खुद जाकर लोगों की हेल्प करते हैं और फिर उनके चेहरों के ऊपर खुशी देखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड यू आर द रीज़न ऑफ दैट स्माइल, तो आप यकीन करें कि इसके ऊपर आपको जो एक खुशी मिलेगी और एक सुकून मिलेगा, वो उसका कोई जो है अल्टरनेट नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी ईद की खसूसी नशरियात। हमारे साथ मेहमान फैसलाबाद के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात हमें ज्वाइन करती हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, और उनकी ईद किस तरह की गुजरती है इसके हवाले से भी गुफ्तगू होती है। तो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान। उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ, उसके बाद हम बाकायदा से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। तो हमारे साथ बराजमान हैं मियाँ तनवीर अहमद साहब, जो कि चेयरमैन हैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, और आप फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, लायंस क्लब के भी मेंबर हैं, और उसके अलावा बहुत कुछ है। आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलजेब तनवीर, जो कि आप तनवीर साहब की बेटी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। मियां साहब, कैसी गुजरती है ईद? ज़्यादातर मसरूफियत घर में होती है, सोशल सर्कल आपका बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर ऑल्सो योर फैमिली, तो उनके साथ ईद गुजारना पसंद करते हैं, सोशल सर्कल में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, या फैमिली में रहना पसंद करते हैं ईद पे? ईद का दिन तो सोशल सर्कल में तो हर वक्त हम सारा साल रहते ही हैं, तो लेकिन ईद का जो दिन है स्पेशली वो मेरा ज़्यादातर फैमिली के साथ ही गुजरता है। तो बाकी इस साल भी ईद फैमिली के साथ ही गुजार रहे हैं। बाकी मैं आपकी बात से इत्फाक करूंगा, आपने अपने इंट्रो में जो बातें की हैं कि इस साल जो ईद आ रही है उस पर हमें स्पेशली जो हमसे थोड़े से फिनंशियली कमज़ोर लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान है एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, फिनंशियली भी लोगों को प्रॉब्लम भी है, महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई है, तो ईद पे जो फितराना या ज़कात दे देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर भी हमें उन लोगों के लिए जो ईद की जो खुशियां हैं सही तरीके से नहीं मना सकते, हमें बहुत कुछ उन लोगों के लिए भी करना चाहिए ताकि वो भी अपनी जो ईद की खुशियां हैं अच्छे तरीके से मना सकें और हमारे साथ ईद की खुशियों में जो है वो शामिल हो सके। उससे यकीनन हमारी जो ईद की खुशियां हैं वो कम नहीं होती, बल्कि हमारी जो ईद की खुशियां हैं वो भी दोबाला हो जाती हैं। बिल्कुल, ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। और आपके, जैसे मैंने पहले बताया, कि जो सुकून आपको हासिल होगा ना, उसका अल्टरनेट कोई नहीं होगा। जो आपको एक तसल्ली होगी कि मेरी वजह से किसी की ईद बहुत अच्छी हो चुकी है और वो खुश है। आप यकीन करें, लोग अपने बच्चों के कपड़े तक खरीद नहीं पाए, और उसकी रीज़न से यही है उनकी जेब इजाज़त नहीं देती। डॉक्टर गुलजेब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप भी बताइएगा, आपकी ईद ऐसा घर पे रहना पसंद करती हैं या फ्रेंड सर्कल भी होता है उनकी तरफ जाना? ज़रा अच्छा कहाँ लगता है? घर पे स्पेंड करना पसंद? घर पे स्पेंड करना अच्छा लगता है। ईद के फर्स्ट डे मेरे पेरेंट्स को दावत दी जाती है, वो आते हैं, तो ये लोग ईद मेरे घर ही स्पेंड करते हैं। अच्छा, पहले दिन? हाँ जी, पहले दिन। आप दो बहनें हैं, एक बहन? नहीं, मैं एक ही आप बहन शादी, फिर तो फिर आपके तरफ बनता है जाना। तो ये एक रिचुअल ही बना हुआ है कि ईद का फर्स्ट डे ये हमारे घर स्पेंड करते हैं। अच्छा, तो फिर सेकंड डे आप जाती हैं? हाँ जी, सेकंड डे में जाती हूँ। तो बच्चे भी साथ जाते हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये बताएगा कि जारी बात है वालिदैन आ रहे होते हैं अपने घर पे, इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं होती। ईद का मौका है, वालिदैन भी आ रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं घर पे, तो कुछ खाने पकाने में स्पेशल बनता होगा। तो क्या खाना पसंद करते हैं वालिदैन, जो आप खास तौर पर इनके लिए कुक करती हैं, जो शादी से पहले भी करती रही हो? नहीं, शादी के बाद ज़रा ज़्यादा करते हैं। जैसे खीर पसंद है, वो ईद पे सवैयाँ, ये स्पेशल ज़रूर। वो एक ईद का, बेशक मॉडर्न डिशेस आ गई हैं, इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन मुझे होता है कि ईद पे ज़रा देसी जो हमारे रस्म रवाज हैं, वो खीर होती है, वो ज़रूर बने। बाकी देसी ज़रा ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोपहर के टाइम लंच होता है, तो उस टाइम वैसे भी बड़ों को देसी खाना ज़्यादा पसंद है। तो आपका फेवरेट क्या है मिसर, जो आप खाना पसंद करते हैं खास? फेवरेट जो आपकी फरमाइश पे बनता हो? जी,
जो आपकी फरमाइश पे बनता हो? फरमाइशें तो अब करनी छोड़ दी हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है अब वो डाइट कॉन्शियस इतने हो गए हैं कि अब खुराक भी बस उतनी की लेते हैं कि जिससे मतलब ज़िंदगी की जो सफ़र है वो चलता रहे। तो पहले जवानी में, बचपन में तो ज़ाहिर है वो शौक़ से चीज़ें बनवाते भी थे, खाते भी थे। अब भी कुछ अर्सा पहले तक तो मुझे जो स्वीट डिशेस खानी थी वो ज़्यादा पसंद थी, और स्वीट डिशेस में भी जो आजकल की ये मॉडर्न डिशेस बनाती हैं वो तो खैर मुझे अच्छी नहीं लगती, जिनमें चॉकलेट वगैरह का या दूसरी चीज़ों का या ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बहुत कम खाता हूँ। लेकिन बाकी जो हमारी जो पुरानी देसी डिशेस कह लें, उनमें खीर है, सेवियाँ हैं, दूसरी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादा, ज़र्दा है वो ज़्यादा शौक़ से खाता हूँ। तो हमारे यहाँ भी ईद का यही दस्तूर है कि जब हम लोग ईद पढ़ के आते हैं तो घर पे हमारे, चूँकि इनके जो मामू हैं वो भी माशाअल्लाह इसके 6 मामू हैं, उनकी जो फैमिली है उनकी भी ईद के फ़ौरन बाद वापस आते ही तो कोई ना कोई उनमें से आना शुरू हो जाते हैं। तो दोपहर तक तो मेहमानों की जो आमदोरफ्त है वो चलती रहती है। ईद का दिन छोटा नहीं हो जाता? ईद का दिन जब मेहमान आ रहे हों तो उस वक्त तो वाकई बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब मेहमानों से फारग हो जाते हैं या दोपहर का लंच करने के बाद तो फिर वो जो टाइम थोड़ा सा वो फारग होता है तो वो तो गुजारना फिर भी मुश्किल हो जाता है। तो आउटिंग का भी कोई डे मुख्तस होता है ईद पे कि आउटिंग करनी है, पूरी फैमिली के साथ जाना है? सब थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ईद के डेज में बाहर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि एक दूसरे के घरों में जाएं, ईद मिलें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, एक पैगाम डॉक्टर गुलज़ेब आप दीजिएगा फैसलाबाद के लोगों को, शहरियों को, हमारे देखने वालों को, हमारे व्यूअर्स को, ख़ास तौर पर ईद की मुनासबत से? ईद की मुनासबत से यही मैं पैगाम देना चाहूँगी, जो आज की सेशन का मेन टॉपिक है कि महंगाई हम लोग करते तो बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत महंगाई हो गई, लेकिन हम अपनी शॉपिंग जो फैसिलिटीज़ वैसे ही हम लोग नहीं करते। हाँ, उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आज भी रश वैसा ही था ये। जब हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं महंगाई बहुत हो गई, लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं तो खड़े होने को भी जगह नहीं मिलती है, रश वैसी है। तो वहाँ जाके मैं यही सोच रही थी कि महंगाई है किधर। तो महंगाई बेसिकली गरीबों के लिए है, हम लोगों को हमारी लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं आया। तो यही मैं कहूँगी कि हर बंदा अपनी स्पेशली ज़कात जो है ना, वो अगर कैलकुलेट करके देना शुरू हो जाए ना, तो आधे से ज़्यादा गुर्बत ख़त्म हो जाए। ऐसा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से मैंने हमेशा कहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें जो है वो कई लोगों से बेहतर बनाया है, और हम इस पोजीशन में हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और आपके पास इतना है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और आप जब हेल्प करते हैं तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। और लेकिन उसके लिए जीने मरने का मामला है जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करेंगे? कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रही है? मेरे ख्याल में इस पर तो मेरे ख्याल में फैसलाबाद के ताजरों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में ना बच्चों का चूँकि अभी उन चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ता, वैसे भी चलें अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम चूँकि जब फील्ड में होते हैं बिज़नेस के हवाले से भी, अपने ऑफिस में भी या उससे बाहर भी, तो हमें बहुत सारे लोगों से मिलने का भी जो मौका है वो मिलता है। उसमें बहुत से जो हैं वो महरूम तबकात भी हैं, दूसरे भी हैं, तो हम लोगों को ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकतें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो बाकी ठीक है, एक हद तक तो बेटी की बात भी दुरुस्त है कि होटलों में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो वाकई हमें कहीं गुर्बत नज़र नहीं आती। जब बाज़ारों में जाएँ तो वहाँ पे भी ऐसे लगता है कि जैसे हर बंदे के पास जो पैसे की फरावानी है, और हर बंदा रो भी रहा है। इसके अलावा फिर भी मैं तो अब भी यही कहूँगा कि जो हम लोग इस चीज़ को हम और नज़र से देखते हैं कि जो प्रिविलेज क्लास है दैट इज़ नॉट मोर देन 10%। 90% लोग जो हैं वो अभी भी ख़ते गुर्बत जो है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनके लिए जो घर का जो ख़र्चा चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। तो दोनों तरह की क्लासेस हैं। ऐसी क्लासेस भी हैं जिनके पास पैसे का कोई हिसाब नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि उनके पास दौलत कितनी है और वो खर्च कितनी करते हैं। मतलब उनके लिए कोई बेमानी चीज़ है कि वो 1 लाख खर्च करते हैं या 2 लाख करते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनको घर का ख़र्चा चलाने के लिए भी तंग होना पड़ता है, कभी किसी से उधार लेना पड़ता है। और स्पेशली ईद पे आके उन लोगों को बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि जब ज़ाहिर है उनके बच्चे भी दूसरों की देखा देखी किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं और बाज़ औक़ात कोई महंगी चीज़ भी मांग लेते हैं, तो फिर वालिदैन को ज़ाहिर है उस वक़्त वो तकलीफ़ भी होती है और उनको एहसास से महरूमी भी ज़्यादा होता है। तो हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान के तमाम लोगों पर, तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत करे और तमाम लोगों के लिए आसानियाँ जो है वो फराहम करे। ताकि आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि हमारे बच्चों को उस तरह से वास्ता नहीं पड़ता कि जब तक आप यू नॉट गोना लिव दैट लाइफ दैट पीपल आर लिविंग, आपको
तब तक एहसास नहीं होता कि अगले की फीलिंग्स क्या है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न अल्लाह गिव अस द रमज़ान। रमज़ान का महीना इस वजह से मिला कि भूख प्यास जब आप काटते हो तो आपको महसूस होता है कि लोगों की प्यास और भूख का क्या अंदाज़ा है। तो इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों की भूख और प्यास का ख्याल रखना। आप यकीन करिए कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर, सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो ईद के दिन चिकन खाते हैं। आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग कई हैं कि जो जिनको नसीब ही ईद के दिन होता है। तो ऐसे लोगों को जाके निकल के बाहर हेल्प कीजिए। ये हकीकी तौर पर जो है वो ईद है। तो एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने किचन में और आपको एक मरतबा फिर आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ हमारे शेफ़ जहांजेब मौजूद हैं और उनके साथ शेफ़ बीनिश भी मौजूद हैं। तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि आज वो ईद की मुनासबत से हमारे इस किचन के सेगमेंट में क्या पकाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको पहले डिश बता देता हूँ। तो डिश बताइएगा कि हम कौन सी डिश तैयार करने जा रहे हैं। शिराज, पूरा रमज़ान गुजर गया, हमने स्प्रिंग रोल नहीं बनाए, समोसे नहीं बनाए, बिकॉज सबरोसो हमारे साथ था। लेकिन नाजरीन की रिक्वेस्ट पे आज हम स्प्रिंग रोल खुद बनाने जा रहे हैं। आज हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे और साथ में समोसे जो हैं वो सबरोसो के फ्राई करेंगे, क्योंकि सबरोसो के साथ हमारा वादा था, पूरा रमज़ान भी रहा और ईद की टेबल पे भी हमारे साथ उनका वादा जो है वो हम पूरा ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सही है। तो समोसे बनाएंगे हम सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट के, और इसके साथ हम तैयार करेंगे स्प्रिंग रोल जो कि इन्होंने खुद तैयार किए हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस के जो सबरोसो के समोसे तो मज़ेदार हैं ही, और जो स्प्रिंग रोल तैयार करने जा रहे हैं शेफ़ जहांजेब, जो कि गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर तैयार किए जाएंगे। और ख़ास तौर पर बात की जाए, हमारे किचन में हमारे स्पॉन्सर्स का ताउन हमें हासिल होता है, जिसकी बदौलत ही ये किचन के सेगमेंट जो है वो आप तक खुश उसलूबी से पहुंचाया जा सकता है। और हम आपको अपने किचन के अंदर मुख्तलिफ डिशेस पकाना भी सिखाते हैं और उसमें हमें हमारे स्पॉन्सर्स का ताउन हासिल होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के हवाले से, तो गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसके साथ साथ विटामिन ए और डी से भरपूर है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर बात करें गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के हवाले से, तो ये सोयाबीन एंड कनोला के मुनफरद मरकब से तैयार किया जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर किसी भी किस्म का एडिड एसेंस इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका जो अरोमा है, इसकी जो खुशबू है, वो बिल्कुल नेचुरल है। यही वजह है कि हमारा पूरे रमज़ान में इंतखाब रहा है गोल्डन कुकिंग ऑयल के तमाम प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं। लेकिन गोल्डन कुकिंग ऑयल की जो घी ऑयल है, ख़ास तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसको हमने इस्तेमाल करते हुए तमाम डिशेस, तमाम खाने, तमाम कुजीन्स जो हैं वो गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही तैयार किए हैं। यही वजह है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप भी गोल्डन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जो कि रखे आपको सेहतमंद और बनाए आपका हर लम्हा गोल्डन। इसके साथ साथ हमारे किचन में हमें ताउन हासिल होता है, ख़ास तौर पर बात करें तो करशी के प्रोडक्ट्स का। और करशी जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, और करशी की प्रोडक्ट्स जो इस वक्त नंबर 1 ब्रांड बन चुके हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार, आपके खलूस, आपके मोहब्बत की वजह से ही करशी जो है वो नंबर 1 ब्रांड बना है। और करशी के हवाले से ख़ास तौर पर बात किया, करशी का जामे शीरी और करशी का इलायचीन जो है, इसमें किसी भी किस्म का कोई एडिड फ्लेवर्स इस्तेमाल नहीं होते, खालिस अर्कियात से इसको तैयार किया जाता है। गुलाब और संदल के जो करशी का जामे शीरी है, इसमें कोई भी एक कतरा, एक बूंद भी पानी की इस्तेमाल नहीं होती है। ये बिल्कुल खालिस है। यही वजह है कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या ख़वातीन और क्या मर्द, सब ही करशी के ड्रिंक्स को पसंद करते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे रमज़ान का सेट हो या फिर हमारे किचन का सेगमेंट ईद का हो, तो इसमें भी हम जो ड्रिंक्स तैयार करते हैं और जो पकवान तैयार होते हैं, करशी एक जैसे यूँ माने कि दस्तरखान का हिस्सा बन चुका है। दस्तरखान के ऊपर करशी के जामे शीरी या करशी का इलायचीन मौजूद ना हो, करशी के ड्रिंक्स मौजूद ना हो, तो फिर दस्तरखान मुकम्मल नहीं होता है। इसी वजह से लाइट रिफ़्रेशिंग करशी जामे शीरी सब पीते हैं। और इसके साथ साथ हमें हमारे किचन में एक पकवान की बात करें, खाने की बात करें, तो खाने के हवाले से हमें ताउन हासिल होता है। चिकन की जब बात होती है तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं आपकी सेहत को और क्वालिटी फूड के हवाले से ख़ासतौर पर बात करें तो सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट हमारा इंतखाब है। और सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की तमाम रेंज जो कि चिकन में मौजूद है, फ्रोज़न चिकन में मौजूद है। अगर आप भी उनमें से हैं कि जो अपने दस्तरखान के ऊपर नित नए खाने पसंद करते हैं और मज़े के पकवान पसंद करते हैं और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो सबरोसो का जो चिकन टॉपिंग्स है, चिकन ब्रेस्ट फिले है, दैट इज़ द बेस्ट
रेसिपी पार्टनर फॉर यू। इसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन की वजह से हाइजीन की हिफाजत और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद की जाती है। और ख़ास तौर पर बात करें अगर सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट के सफाई सुथराई के अमल को लेकर के, तो इस वक्त जो है सबरोसो अपनी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग खुद कर रहा है। ख्वाह वो फीड की बात हो, ख्वाह वो पोल्ट्री की बात हो, पोल्ट्री से लेके फीड से लेके सफाई सुथराई से लेके पैकिंग तक जो है इसको खुद मॉनिटर किया जाता है ताकि आप तक जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ पहुंचाई जा सके। चिकन नगेट्स हो, चिकन समोसा हो, चिकन कचौरी हो, या फिर होल चिकन हो, चिकन ब्रेस्ट हो, बिरयानी कटिंग हो, कोरमा कटिंग हो, कढ़ाई कटिंग हो, ये तमाम की तमाम जो है रेंज सबरोसो की मौजूद है। जो कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सबरोसो ख़रीदना है, उसका पैकेट खोलना है, हांडी में डालना है और उसके साथ साथ आपका खाना तैयार हो जाना है। आपको कोई सफाई सुथराई करने की ज़रूरत नहीं है या चर्बी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबरोसो ने ये जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली है। यही वजह है कि ख़वातीन का काम आसान हो गया। क्यों बेनिश? तो ले जी, अब हमारे स्प्रिंग रोल तैयार होने जा रहे हैं। तो कैमरामैन हसन चौहान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, आज जिनको खासी भूख लगी हुई है और ईद का मौका है, लें जी ये सिर्फ आज भूख ये रुकिएगा, ये जो है ना ये अभी आपने ऐड ऑन कर दी है। मैं चाहूँगा कि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद डॉक्टर गुलज़ेब तनवीर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आए। तो उन्होंने बात की थी खाने पकाने के हवाले से और पकवान के हवाले से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज वो हमारे किचन में हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ जो है वो कुकिंग करें और देखते हैं कि उनकी कुकिंग कैसी है। तो अगर वो हमारे प्लीज़ वेलकम टू आवर किचन। आप ये बताइएगा कि आप कुकिंग तो करती हैं, आप खुद करती हैं या हेल्प भी लेते हैं साथ में? कटिंग में हेल्प ले लेती हूं, कटिंग में हेल्प, बाकी कुकिंग आप खुद करते हो? हाँ जी। चले आज हमारे साथ आप इसको ऐड ऑन कीजिएगा। दिस इज गोना बी ऑनर फॉर अस कि यू आर इन आवर किचन। डॉक्टर गुलज़ेब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ आज कुकिंग करने जा रही हैं। और ये स्प्रिंग रोल जो है वो इन्होंने तैयार किए हैं हमारे शेफ़ जाज़ेब ने और शेफ़ बीनिश ने, और आज वो तैयार किए जा रहे हैं डॉक्टर गुलज़ेब की जानिब से। और देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि टेस्ट जो है इसका और भी अच्छा हो जाएगा अगर डॉक्टर गुलज़ेब इसको तैयार करने जा रही हैं। तो आप भी अपने घर के ऊपर अगर ट्राई करना चाह रहे हैं चिकन स्प्रिंग रोल जो कि आप तैयार हो रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ एक समोसे भी तैयार होंगे जो कि सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट। अच्छा, आप ये बताइएगा कि खाने में आपको सबसे एक पर्सनल फेवरेट डिश होती है ना जो आपको खुद बनाना पसंद है, वो कौन सी डिश है? चाइनीज़ बनाना पसंद है, और मतलब आपको खुद को अच्छा लगता है बनाने में? हाँ जी, मुझे आसान लगता है या बाकी लोगों को पसंद है इस वजह से अच्छा? बाकी लोगों को, मेरे पहले शादी से पहले मेरे बहन भाइयों को बहुत पसंद था, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड को कॉन्टिनेंटल में ज़्यादा बनाती हूँ। अच्छा, आप चाइनीज़ बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और इसके अलावा ऐसी कोई डिश जो आपको लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी मुश्किल है, वो कौन सी डिश है? मुश्किल पाए मैंने बनाए थे रिसेंटली, मुझे मुश्किल लगे थे। हलीम बनाना नहीं मुश्किल लगता है? हलीम बनाना भी मुश्किल जाज़ेब हंस रहा है क्योंकि जाज़ेब को ये हलीम बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको पूरा एक दिन गुजारना पड़ता है। बल्कि पाए के ऊपर भी ऐसे ही होता है, मेरे ख्याल में एक दिन लगता है, पूरा दिन लग जाता है जब आपको पाए गलते नहीं है, उसको आपको गलाने के लिए, उसको पकाने के लिए बड़े ट्रिकी होते हैं और आपको पूरा एक दिन दरकार होता है। अच्छा, ईद के ऊपर तीनों दिन की कुकिंग आप खुद कर रही होती हैं या जिम्मेदारी होती है कि पहले दिन आपने करनी है, दूसरे दिन किसी और ने करनी है, तीसरे दिन किसी और ने करनी है? नहीं, हमारे घर फर्स्ट डे लंच होता है, मेरे इन लॉज में हम 3 बिल्कुल आपने बताया था, बिल्कुल। तो सेकंड डे हम दूसरों के घर जाते हैं और थर्ड डे भी। तो फर्स्ट डे हमारे घर इकट्ठे होते हैं सारे, फर्स्ट डे जो है वो इनके घर में इकट्ठे होते हैं और फर्स्ट डे कुकिंग जो है वो खुद की जाती है। तो ये बताएगा कि किचन में आपने बस जैसे बताया कि कटिंग में आप असिस्टेंस ले लेती हैं, और कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई एक ऐसी ईद गुजरी हो कि आपने सब कुछ खुद किया हो, सब कुछ खुद करना पड़ा हो? सब कुछ खुद करना पड़ा हो नहीं, वैसे ऐसा नहीं, मेरी मदर इन लॉ होती हैं, वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं वो, माशाल्लाह। तो वो मैंने बल्कि आधी से ज़्यादा चीज़ें शादी के बाद उन्हीं से सीखी हैं। दैट्स ग्रेट। तो नहीं, वो ऐसे कभी उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं कि मुझे अकेले खुद सब कुछ करना पड़े। तो एक दफ़ा वो गई हुई थी कनाडा, तब फिर मैंने उनके आने पे सब कुछ खुद तैयार किया था। शी इज़ बिन वेरी हेल्पफुल, इट मीन्स, राइट, वेरी गुड। और ऐसी मदर इन लॉ सबको मिलनी चाहिए, और माशाल्लाह कि जो अपनी बहू के साथ मिलकर कुकिंग कर रही है, उनको सिखा भी रही हैं, और ये दैट्स अ ग्रेट ऑनर। और ये अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको मदर इन लॉ जो है वो ऐसे ही मिल जाए जैसे आपकी वालदा अपनी है। तो ये इससे बड़ी मेरे ख्याल में एक लड़की के लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो ये ले जी, हमारे स्प्रिंग रोल भी जो हैं वो तैयार। आप डॉक्टर गुलज़ेब को देना, ये जरा तैयार करेंगे। आपका मैं बोझ हल्का करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं जितना भी कर लूँ, मैं फ्राइंग कभी किसी पे नहीं छोड़ती,
क्योंकि अच्छा। आप इतनी मेहनत से चीज तैयार करते हो और जब आप फ्राइंग किसी और को दो तो वो फिर बर्न कर देते हैं। मेरे ख्याल में उसमें टेस्ट में फर्क आता है, ज्यादा ऑयली हो जाती टेस्ट है में इस तरह से फर्क आता है कि अगर तेज आंच पे कर दें तो वो बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, ज्यादा बर्न यस कर यस, देते हैं। या एक साइड से ज्यादा पक जाता है, तो दूसरी साइड से कच्चा रहता है। तो वो आपकी चीज का आधे से ज्यादा टेस्ट आपकी फ्राइंग पे डिपेंड करता है। चलें एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। डॉक्टर गुलजेब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुकिंग कर रहे हैं, जब तक एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका होस्ट शिराज भट्ट आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहता है और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहता है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद जो है अपने अहल खाना के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ और वालिदैन के साथ जो है अच्छी गुजर रही होगी। और ईद का हुस्न ही ये है कि आपने अपनों के साथ मिल बैठना होता है। ओकेजनली तो मिलना होता है एक दूसरे के साथ। अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है कि एक दूसरे से मिलने के लिए भी हमें ओकेजन्स का इंतज़ार करना पड़ता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन द ओकेजन्स कि हम ओकेजन्स आएँ तो फिर हम जो है वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके अपने रिश्तेदारों को मिलें। तो ये एक मौका होता है। अगर आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हैं, कोई आपका दोस्त आपसे नाराज़ है या कोई मिलने वाला आपसे नाराज़ है, तो ये मौका होता है कि उसको मना लीजिए। अल्लाह ताला ने वी जस्ट केम आउट ऑफ अ ब्लेसड मंथ, जो कि रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला हमें यही पैगाम देता है कि रूठों को मना लो और नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू करो। तो जब नई ज़िंदगी शुरू करनी है तो फिर नए सिरे से शुरू की जाए। जो आपकी माजी की, जो आपका पास्ट है, उसकी स्लेट को क्लीन कर दीजिए और शिकवे शिकायतें ख़त्म कर दीजिए, नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। मियां तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बड़ा ज़रूरी है कि दिल में खलिश और रंज और एक दूसरे के साथ नफ़रतें या कीना एक दूसरे के लिए रख के ईद गुजारना और फिर ईद मिलना भी, मेरे ख्याल में सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल भट्ट साहब, हम सब की बेहतरी तो इसी में है कि ईद पे तो खैर कर ही देनी चाहिए। हर तरह की नाराज़गी अपनी फैमिली में भी किसी के साथ हो, अपने दोस्तों में से किसी के साथ हो, लेकिन आम जनरल लाइफ में भी मेरा ख्याल है कि बंदे को ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रहना चाहिए। छोटी मोटी बातें आपस में होती रहती हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं। नाराज़ होना भी एक मतलब ज़ाहिर है एक होता है किसी बात पे बंदे के, जो बंदा सोच रखता है वो किसी न किसी से किसी बात पे नाराज़ भी होगा, लेकिन नाराज़गी को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, उसको वक्त के साथ साथ ख़त्म कर देना चाहिए। तो बाकी आपने बात की मसरूफियत के हवाले से, शुरू में जब मैं यूरोप गया जवानी में, तो हम लोग वहाँ पे ये देखकर बड़ा हैरान होते थे कि वहाँ पे लोग इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते थे। हम कहते थे यार ये लोग क्या, मतलब कैसे इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है कि इनको तो किसी दूसरे से मिलने के लिए, अपनी फैमिली में भी किसी से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, किसी के पूछने के बगैर किसी के घर में ये लोग नहीं जा सकते। लेकिन मेरा ख्याल है अब 10, 25, 30 साल, 40 साल के बाद हमें पाकिस्तान में भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है। हम लोगों ने भी अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि अब हमने किसी के करीबी रिलेटिव के घर जाना हो तो फिर भी हम पहले फ़ोन करके पूछते हैं कि आप लोग बिज़ी तो नहीं हैं, हम लोग फलां टाइम आपसे मिलने के लिए आ जाएं। और दोस्तों से मिलने के लिए भी हमें उनसे पूछ के या उनको बताकर जाना पड़ता है कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये लाइफ अच्छी तो नहीं है उस लिहाज से। पहले वाला जो दौर था वो बहुत अच्छा था कि बगैर पूछे किसी के भी घर में चले जाना, बेल बजती थी और ना आपस में तकल्फात होते थे। भूख लगी है तो वहीं बैठ के खाना खा लिया, अगर चाय की तलब है तो तकल्लुफ की बात की आपने। अब तो मेरे ख्याल में अब तो जब तक 8 दफ़ा पूछो नहीं कि चाय पीनी है तो अगला जो मेहमान है वो बुरा मान जाता है, वो बुरा मान जाता है। सिर्फ एक दफ़ा पूछा मुझे चाय का, सेकंड टाइम पूछा ही नहीं। मतलब ये वो पहले वाला दौर वाकई बहुत अच्छा था, बड़ा खलूस था, एक दूसरे से जो खलूस से मिलते थे। अब तो या कारोबारी मुलाकातें रह गई हैं या बस दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा जहाँ पे किसी को कोई मतलब होता है तो उनसे बंदे मिलते हैं। तो बाकी जो बिला लॉस मिलना और बगैर किसी मतलब के एक दूसरे के आना जाना है तो सही, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया है। अच्छा, मुझे डॉक्टर गुलजेब ये बता दीजिएगा कि यू ऑलवेज वांट टू बिकम अ डॉक्टर और दिस वाज जस्ट बिकॉज योर फादर वाज फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड और उनकी तरफ से कहा गया था डॉक्टर बनना? नहीं, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी। अच्छा। तो वो मतलब उनको चच्चा से बहुत प्यार था और उनकी ख्वाहिश थी कि चच्चा के बाद कोई डॉक्टर हो ना। तो फैमिली में यू आर सेकंड डॉक्टर? हाँ जी, माशाल्लाह। तो जब डॉक्टर बन गए आप इस फील्ड में आ गए, उसके बाद यू फील प्राउड कि दैट वाज द राइट डिसीजन? यस यस, आई रियली फील प्राउड कि व्हेन आई फील इंडिपेंडेंट तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि मेरे अब्बू का अच्छा डिसीजन था। और एक लड़की के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, जब पेशेंट्स आते हैं उनको आप ट्रीट करते हो और वो दुआएं मिलती हैं तो वो फिर एक बड़ा रिस्पेक्टफुल सा मुझे ये पेशेंट। अच्छा, आपने कहा यू नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? टीचर बनना है। तो टीचिंग में डॉक्टर भी है आपको, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं समहाउ यू हैव टू टीच समवन कि आपको जाना पड़ता है, बताना पड़ता है।
तो दिस इज़ वेरी गुड। आपने अपने प्रोफेशन में अपने वालिद साहब के ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा है। आपको भी अच्छा लगता होगा कि मेरी बेटी ने कंसिडर की मेरी ख्वाहिश। आई एम प्राउड ऑफ हर कि मुझे वाकई शुरू में बड़ी मुश्किल इसको कन्विंस करना पड़ा, वरना इसका बिल्कुल वो मतलब माइंड उस तरफ नहीं था। अच्छा। मुझे भी अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं, लेकिन मुझे शुरू से ही, मेरा छोटा भाई वो भी डॉक्टर था, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है अब, तो वो उनकी कुछ 10-12 साल पहले डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उससे पहले भी मुझे शुरू से ही शौक था कि जो बेटियां हैं उनको भी बेटों की तरह तालीम दिलवाई जाए, ताकि ज़िंदगी भी अपनी एक इंडिपेंडेंट, They should have the equal opportunities। बिल्कुल उनके पास एक जो प्रॉपर है वो एजुकेशन होनी चाहिए। और आज से 10-12-15 साल पहले तक तो जो बल्कि उनके पास ज्यादा होने चाहिए, जी, क्योंकि दे हैव टू गो टू अनदर फैमिली, बिल्कुल। उन्होंने अपनी बच्चों को पालना होता है, दे हैव टू रन अ जनरेशन, उन्होंने एक जनरेशन को आगे क्रिएट करना है, तो दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स। वो मेरे ख्याल में लड़कों को भी नहीं पता होती, उनको पता होनी चाहिए। इसीलिए मुझे शुरू से ही, चूंकि मैं एक मेडिकल के प्रोफेशन के साथ अटैच था, तो मुझे डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगता था। सही। तो फिर मैंने वाकई ही इसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर के जो इसका ज़ेन है वो इस तरफ लगाया, वरना पहले शुरू में तो ये बड़ी रिलेक्टेंट थी कि जी नहीं, मेरे से ये नहीं पढ़ा जाएगा, या मतलब बंदा होता है कि वो एक तरफ इसका ज़ेन नहीं था। लेकिन जब फिर इसने शुरू कर लिया, माशाल्लाह इसने बहुत मेहनत की और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली। अब माशाल्लाह इसका FCPS रेडियोलॉजी में वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो आइंदा 1-2 महीनों में ये मतलब रेडियोलॉजिस्ट बन जाएगी। माशाल्लाह, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। there's a right kind of doctor and there's a wrong kind of doctor. जो right kind of doctors होते हैं वो उनका मकसद ये होता है कि खिदमत खल्क करनी है। और आप माशाल्लाह जिस फील्ड से हैं, आपकी, मैं आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपका यही कंसर्न है कि मेरी फैमिली से अगर कोई डॉक्टर बन जाता है तो मेरे पास मेडिकल फील्ड है एंड आई हैव अ डॉक्टर टू। तो ये दोनों मिलके जब हम खिदमत खल्क करेंगे तो वी कैन सर्व इन द सोसाइटी वेरी वेल। तो ये आपके ऑब्वियसली इंटेंशन। फैमिली में और भी डॉक्टर हो गए हैं, इसके मियाँ भी डॉक्टर हैं, माशाल्लाह हैं। मेरी एक छोटी बहू जो है वो भी डर्माटोलॉजिस्ट है माशाल्लाह। तो बाकी दूसरी बहू जो है वो भी MA इंग्लिश उसने किया हुआ है। तो बेटे जो हैं दोनों, उन्होंने भी MBA किया हुआ है। अच्छा, ये बड़ा होता है कि बचपन में जब आपको एक दफ़ा समझा दिया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, तो आपकी ख्वाहिश नहीं थी, जब इन्होंने कन्विंस किया उसके बाद ये होता है, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दिल हार बैठते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, मैंने अब मम्मा पापा की ख्वाहिश पूरी करनी है। जब आप उनकी ख्वाहिश पूरी करने में लग जाते हैं तो आप उस प्रोफेशन को बेहतर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, आप उस तरीके से तरक्की नहीं करते हैं या उस तरीके से शाइन नहीं करते हैं जिस तरह से आपकी अपनी ख्वाहिश होती है अपनी फील्ड में जाने की। तो आपने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद इसमें कामयाब होकर दिखाया, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये बताएगा कि बचपन की कोई एक ऐसी ईद जो आपको याद हो, आपके वालिदैन के साथ कनेक्टेड हो और आपके हाफजे का हिस्सा बन चुकी हो, कभी भी आप भूल नहीं सकते, कोई ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसी ईद जो आपके मेमोरी का हिस्सा बन गई हो। मुझे एक ईद याद है कि वही हमारी ईद जो होती थी वो चचा से ही रिलेटेड, मतलब वो उनकी ये खुशी होती थी कि उन्होंने आना है। तो बचपन में एक दफ़ा चचा की गिलगित पोस्टिंग हो गई थी, तो वो उनका था कि वो अब नहीं आएंगे इस ईद पे। तो हम सब बहन भाई छोटे थे ना, भाभियाँ भी नहीं थी, तो मुझे था कि अब ईद पे मज़ा नहीं आएगा। तो रात के 11 बजे बेल हुई और चचा आए, तो वो सरप्राइज मिला। तो चांद रात पे तो वो, क्योंकि मेरी चच्ची मेहंदी लगाती होती थी, तो वो मुझे था कि नहीं अब ईद हो गई है। तो वो मुझे अभी भी याद है कि 11 बजे चचा आए थे, तो उनसे वो हमारी ईद मुकम्मल हो गई थी। रिश्तेदारों से, फैमिली से ईद होती है। अगर आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपके साथ नहीं हैं तो फिर ईद नहीं है। तो आपने, दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ, बल्कि अपने शेल से बाहर निकल के लोगों के साथ मिलना, ये ईद होती है। तो हम भी बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपको ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मिलनसार बने, लोगों के साथ मिलने वाले बने। तो मियाँ साहब, एक ईद की मुनासबत से एक पैगाम फैसलाबाद के कारोबारी हजरात के लिए, ताजर बरादरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। कारोबारी हजरात के लिए तो मेरे भाई हैं सारे, मैं भी एक कारोबारी हूँ और कारोबारी दोस्तों से ही मेरा ज़्यादा मिलना जुलना भी हर वक्त उनके साथ ही गुजरता है। तो मैं तो उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारे जो मुक़द्दस महीना जो रमज़ान का आता है और उसके बाद जो ईद आती है, इस पे जो है वो महंगाई, जो हमारी खुद साख्ता महंगाई है, वो करने से ज़रा गुरेज किया करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारी जो ईद की खुशियाँ हैं उनमें ज़्यादा बेहतर तरीके से शामिल हो सके। एक तो जो कुछ चीज़ों में तो महंगाई करना हमारी मजबूरी हो जाती है कि जब कोई चीज़ पीछे से महंगी आ रही है तो उसमें तो ज़ाहिर है एक बंदे के पास
स्वाबदीद नहीं लेकिन होती है। मौके का फ़ायदा नहीं उठाना मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि जी हम किसी चीज़ को स्टॉक कर लें कि और ईद आए तो उसको महंगी बेचना शुरू कर लें। तो बल्कि हमें भी दूसरे मज़हब के लोगों की तरह के ईद पे उनके जो ग्रैंड सेल्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, उन लोगों की कोशिश होती है कि अपने उस त्यौहार के ऊपर जब उनकी क्रिसमस आ रही है या उनका कोई न्यू ईयर का फंक्शन है या उनका ईस्टर आ रहा है, तो उस पर वो लोग चीज़ें सस्ती कर देते हैं ताकि दूसरे लोग खुशियों में शामिल हो सकें और आसानी से जो वो अपनी खुशियां हैं वो भी ख़रीद सकें। तो इसलिए मैं तो अपने कारोबारी दोस्तों को तो यही मशवरा दूंगा कि हमें भी, हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, लेकिन वो लोग हम बदकिस्मती कह लें कि वो लोग हमारे इस्लाम की जो चीज़ें हैं उस पर हमसे ज़्यादा वो अमल करते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल करना चाहिए कि हमें जो अपने इस्लाम के जो असूल हैं, इस्लाम की जो चीज़ें हैं, उन पे पूरा अमल पैरा होना चाहिए और दूसरे लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। दूसरे लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। ईद का यही हुस्न है, यही खूबसूरती है। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ढेरों ख्याल रखें। मैं मियाँ तनवीर अहमद साहब का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें हमारी इस ट्रांसमिशन में, ख़ास ट्रांसमिशन में, ईद की ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है। और डॉक्टर गुलज़ेब तनवीर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। एंड मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। अब इसके साथ साथ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का हमारे साथ।